हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बो धनायन का स्थायित्व आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा कार्ब धनायन कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है। तो आइए समझते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। देखिए, आखिर कार्बोकैटायन कार्ब धनायन या इसी को बोलते कार्बोनियम आयन, ठीक है, कार्बोनियम आयन। तो जैसे कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के आउटर सेल में, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस। तभी तो ये कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। भाई, कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा था वो किसी को दे दिया। कैसे? जैसे मान लीजिए सी और सीएल है, अगर ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा तो ये माइनस का होगा, ये क्या होगा? प्लस का होगा। तो इसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इस पर कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश आ गया। अब देखिए, 1 सिग्मा, अगर आप संकरण निकालना चाहें, संकरण जिसको इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, तो 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा, तो इसका मतलब क्या हुआ? sp2 संकरण, ठीक है। तो संकरण आ गया sp2। इसके बाद अगर आप देखें तो कार्बोकैटायन हिंदी में कार्ब धनायन या कार्बोनियम आयन कैसा है? अस्थायी होता है और क्रियाशील होता है। कारण क्या है भाई? क्यों अस्थायी होता है, क्यों क्रियाशील होता है? तो देखिए, प्लस चार्ज है तो पहला कारण तो है इसका ध्रुवीय होना, पोलर होना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? संयोजी कोश मतलब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 3 तो पहले से थे इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड बना लिया। तो इसका मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 2 4 और 2 6। तो इसका मतलब अष्टक का पूर्ण ना होना। क्यों? क्योंकि इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है। अष्टक नियम का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाते तो ये क्या हो जाता? स्थायी हो जाता। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो क्या हो जाता? स्थायी। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक का पूर्ण ना होना, इसलिए ये अस्थायी होता है और क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, ये सोचेगा कि हमारे पास और इलेक्ट्रॉन आ जाए जिससे हमारा अष्टक क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। आपको बात समझ में आई क्या? फिर से एक बार देखिए, संकरण हमने आपको बताया sp2। ये जो कार्बन के ऊपर प्लस आया ये अस्थायी होता है और क्रियाशील होता है। क्यों? ध्रुवीय होना, प्लस चार्ज है तो ध्रुवीय भी है और इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अष्टक पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। तो ये क्रियाशील होगा। इसका मतलब जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो इसके स्थायित्व को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके पास तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई, 1 इलेक्ट्रॉन यहां व्यस्त हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां व्यस्त हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां व्यस्त हो गया। अब और प्लस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं। तो अगर कोई ऐसा समूह इससे लगा हो जो इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब खींचेंगे इसका मतलब है कि जब
इससे इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे तो ये अस्थायी और ज्यादा हो जाएगा, अस्थायी और ज्यादा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा। देखिए छोटी सी बात, स्टेबिलिटी कैसे आप चेक करेंगे? स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व। तो कार्बोधनाइन अगर स्टेबल है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये एरोमेटिक हो। एरोमेटिक के बाद आप चेक कर सकते हैं +M या +R, मेसोमेरिक प्रभाव, और ये R का मतलब रेजोनेंस, अनुनाद, या फिर आप चेक कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हिंदी में कहते हैं अति संयुग्मन। या फिर आप चेक करेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में +I इफेक्ट, +I प्रभाव। बात समझ में आई क्या? कार्बोकैटायन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे एरोमेटिक अगर कोई होगा तो वो ज्यादा स्थायी होगा। फिर आप दूसरे नंबर पे चेक करेंगे +M या +R, ये दोनों का मतलब एक ही है, ये समझ लीजिए आप, मेसोमेरिक प्रभाव और ये रेजोनेंस, अनुनाद। इसके बाद फिर चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब अति संयुग्मी प्रभाव। और फिर आप लास्ट में चेक करेंगे +I प्रभाव। +I प्रभाव मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा? प्लस वाला। ठीक है, अब ये जो लिखा है तो ये ऑर्डर में पहले इसको देखना है, जब ये ना देख पाए तो फिर इसको देखना है, ये ना देख पाए तो फिर इसको देखना है, ये ना देख पाए तो फिर इसको देखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है, ये धनायन कार्बन के ऊपर ये प्लस, कार्बन के ऊपर ये प्लस। अब एरोमेटिक, कोई एरोमेटिक है क्या? नहीं है। फिर आप देखिए +M या +R मतलब अनुनाद लग रहा है क्या? अनुनाद है नहीं। अनुनाद आपको पता होगा, चार्ज, कोई भी चार्ज हो, प्लस हो, माइनस हो या लोन पेयर हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, अनुनाद लगेगा। ठीक है, तो अनुनाद भी नहीं है। अब आ जाइए M या R हो गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, अब आपको हम समझाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे कि ये कार्बन पर प्लस है, इससे जुड़े कार्बन को आप कहेंगे एल्फा कार्बन, एल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको कहेंगे एल्फा हाइड्रोजन। उसको क्या बोलेंगे? एल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहां पर देखिए ये कार्बन के ऊपर प्लस है, इससे जुड़े कार्बन को एल्फा कार्बन, इससे जुड़े कार्बन को एल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको आप क्या बोलेंगे? एल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर एल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 3 और 3 6। यहां पर ये एल्फा कार्बन, ये एल्फा कार्बन, ये एल्फा कार्बन, तो एल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 3 6 और 3 9। तो जो एल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन प्रभाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं। तो देखिए किसका +H ज्यादा है? किसका +H ज्यादा है? सी वाले का, क्योंकि यहां एल्फा हाइड्रोजन 9 है। तो स्टेबिलिटी, स्थायित्व सबसे ज्यादा किसका होगा? सी का, इसके बाद बी का, इसके बाद ए का। सी का, फिर बी का, फिर ए का। पता चल गया आपको? चलिए इसको देखते हैं। इसमें देखिए क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या? कार्बन के ऊपर प्लस है, तो इससे जुड़े कार्बन को एल्फा कार्बन, ये भी एल्फा कार्बन, ये भी एल्फा कार्बन। तो एल्फा हाइड्रोजन है कितना बच्चों? एल्फा हाइड्रोजन है 3 3 6 और 3 9। यहां पे देखें, यहां पर ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 3 3 6 और 2 8। अब कहां पर हाइपर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? यहां पर। इसका मतलब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, ये +H प्रभाव ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसको देखें।
इसको अगर देखें आप तो देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना आया बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन आया 3 और 3 6। यहां देखें चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला जो धनायन है ये अनुनाद प्रदर्शित कर रहा है, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? रेजोनेंस, अनुनाद। इसमें देखें, इसमें चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, चक्रीय संरचना है, अनुनाद पूरे संरचना में है, सभी में sp2 संकरण है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है अगर कोई एरोमेटिक होता है तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n का मान आप 1 रख दीजिए, तो 4 एकम 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों? एरोमेटिक हो गया। और आपको पता है प्रायोरिटी, प्राथमिकता सबसे पहले किसको मिलती है? एरोमेटिक को। इसका मतलब C सबसे ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, इसके बाद ये तो एरोमेटिक है नहीं, फिर किसका नंबर आता है? रेजोनेंस, अनुनाद का। तो ये अनुनाद वाला है तो ये B, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में A। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको समझाया। अगले क्वेश्चन आगे देखिए, इन क्वेश्चनों को देखें बच्चों। एक ये कार्बोधनाइन दिया गया है, एक ये कार्बोधनाइन दिया गया है, एक ये कार्बोधनाइन दिया गया है, और आपसे पूछा कि स्थायित्व का क्रम लिखिए, या सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसी प्रकार इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो NO2, देखिए ये जो प्लस चार्ज है एरोमेटिक, एरोमेटिक है, तीनों एरोमेटिक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अनुनाद भी प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो समूह है अब इन पर निर्भर करेगा। आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या होता है बच्चों? लोन पेयर। कैसे? ऑक्सीजन के बाह्य कोश में, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से एक बॉन्ड यहां बना दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गया। कितने बचे अभी? 6 में से 2 चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लोन पेयर बचे। ठीक है, 2 लोन पेयर बचे हैं। जब इसके पास लोन पेयर बचा है तो ये इसको, ये यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन, चार्ज सिंगल डबल, ये लोन पेयर जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये +m प्रभाव दर्शाएगा। ठीक है, जब ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये +m प्रभाव दर्शाएगा। अब यहां देखिए ये जो NO2 समूह है ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। और आपको जैसा कि यहां पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, वैसे भी भिखारी है, इससे भी अगर कोई खींच रहा है जिसका मतलब स्थायी होगा कि अस्थायी? और ज्यादा इसको अस्थायी बनाएगा। भाई प्लस लगा है, इसके पास तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई समूह ऐसा लग जाए जो इससे इलेक्ट्रॉन को खींचे तो वो वैसे ही भिखारी है। अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो वो कहां से दे पाएगा? इसका मतलब है उसका स्थायित्व तो क्या होगा? कम होगा। अब देखो इधर पे ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। ठीक है, अब ये पैरा पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है। अगर इसमें देखें ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है तो ये कौन सा प्रभाव लगाएगा भैया? ये लगाएगा -m प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये -m प्रभाव, ये मेटा पोजीशन है। और मेटा पोजीशन पर आप याद रख लीजिए, मेटा पोजीशन पर प्लस मेसोमेरिक M व हाइपर कॉन्जुगेशन H, यह H को हाइड्रोजन मत समझिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन प्रभाव नहीं लगता, केवल I प्रभाव,
आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव लगता है। ठीक है, अगला नोट, एम प्रभाव, एम का मतलब मेसोमेरिक, एम प्रभाव और आई प्रभाव, आई मतलब इंडक्टिव, प्रेरणिक प्रभाव। आई प्रभाव में एम प्रभाव, एम प्रभाव अधिक प्रभावशाली होता है, प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है, ये ध्यान रखिएगा। एम प्रभाव अधिक प्रभावी होता है। देखिए मेटा पोजीशन पर एम प्रभाव तो लगेगा नहीं, तो कौन सा प्रभाव लगेगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये माइनस आई प्रभाव लगाएगा। कौन सा प्रभाव लगाएगा, माइनस आई प्रभाव लगाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आप ये बताइए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं, ये तो वैसे भिखारी है, उससे भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, निचोड़ रहा है पूरा, इसका मतलब स्थायी ये कम होंगे। ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इसको जरूरत भी तो है, अष्टक पूर्ण होना चाहिए, अष्टक का पूर्ण ना होना, तो इसको वैसे भी भिखारी है, इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, इसका मतलब ये संतुष्ट होगा, तो संतुष्ट होगा तो ये ज्यादा स्थायी होगा, बी ज्यादा स्थायी हो गया। अब इन दोनों में देखें, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये इसका खून चूस रहा है, ये भी इसका खून चूस रहा है, तो दोनों में अगर तुलना करें तो एम और आई में एम ज्यादा प्रभावी होता है, एम ज्यादा ताकत से खींचेगा, एम ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो एम जब ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये तो बिल्कुल मर ही जाएगा। ये एम और आई की तुलना में ये कम प्रभावशाली होता है, इसका मतलब इसको इन दोनों में तुलना करें तो इसको कुछ तो राहत मिलेगी, इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा इन दोनों में। और इसके बाद ए, क्या आपको बात समझ में आई क्या? NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, इसके पास लोन पर ये इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो इसको भिखारी है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये संतुष्ट होगा, तो ये ज्यादा स्थायी हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉनों को दोनों खींच रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा ताकत से खींचेंगे, कौन ज्यादा ताकत से इसका खून चूसेंगे, भिखारी बनाएंगे इसको, तो ये देखिए एम और आई में एम ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो ये बिल्कुल इनका खून चूस लेगा, ये थोड़ा सा कम, तो इसका मतलब है कि इसमें ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी और ये धीरे धीरे खींच रहा है और ये बिल्कुल अच्छे से खींच रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी, ये कम स्थायी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अगर देखें तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस एरोमेटिक है, अनुनाद भी प्रदर्शित हो रहा है। अब इन समूहों पर निर्भर करता है और सभी कौन सी पोजीशन पर लगे हैं, पैरा पोजीशन पर लगे हैं। तो देखिए आपको एक बात और बताते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, जब अल्फा कार्बन कहते हैं, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, इससे ये डबल बॉन्ड हो गया, इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन, इससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन। अब इस पर देखिए, अगर आप कहें कौन सा प्रभाव लगाएंगे आप, तो देखिए यहां पर प्लस H प्रभाव और I प्रभाव में कौन पहले काम करेगा, H प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, तो 3 है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0। यहाँ अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया। अब आपको पता है जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वहां हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H प्रभाव ज्यादा, तो प्लस H प्रभाव ज्यादा, इसका मतलब
स्थायित्व सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा ए का, इसके बाद बी का, इसके बाद सी का, इसके बाद डी का। आपको बात समझ में आई क्या? और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए देखें। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये भी कार्ब धनायन, ये भी कार्ब धनायन, ये भी कार्ब धनायन और ये भी कार्ब धनायन, ठीक है। ये एरोमेटिक है, रेजोनेंस अनुनाद भी हो रहा है, चार्ज सिंगल डबल ये सब में कॉमन है। अब देखिए यहाँ CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ एथिल ग्रुप लगा है, यहाँ आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा है, इस प्रकार से ये ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मेटा पोजीशन पर लगे हैं, मेटा पोजीशन पर, और आपको पता है मेटा पोजीशन पर M और H प्रभाव नहीं लगता, केवल प्रेरणिक प्रभाव लगता है, प्रेरणिक प्रभाव। अब ये CH3 क्या करेगा? ये CH3 इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला होता है। मेथिल ग्रुप जो CH3 ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला होता है। जब इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला होता है, इसका मतलब ये प्लस आई प्रभाव लगाएगा। कौन सा प्रभाव लगाएगा? प्लस आई प्रभाव लगाएगा, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव, आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। इनका काम इलेक्ट्रॉन को ढकेलना होता है, और इसको वैसे भी ये भिखारी है, इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये इसको स्थायित्व को मजबूत करेगा, स्थायित्व बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये प्लस आई लगा। अब प्रेरणिक प्रभाव में जितना बड़ा समूह होगा उतना ही ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव लगेगा, जितना बड़ा समूह उतना ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव लगेगा। तो इसकी तुलना में ये बड़ा समूह है, तो ये प्लस आई इससे ज्यादा लगाएगा। ये समूह और ज्यादा बड़ा है, तो ये और ज्यादा लगाएगा। ये इससे भी बड़ा है, तो ये प्लस आई प्रभाव और ज्यादा लगाएगा। ये समझाने के लिए आपको लिखा गया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका मतलब है प्लस आई सबसे ज्यादा किसने लगाया? इलेक्ट्रॉन को अच्छे से इस तक पहुंचाने का काम इसने ही किया है, तो ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो आपको हमने प्लस एम, प्लस आई, माइनस आई ये भी समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो सीधी सी बात है, जैसे NO2 होता है, NO2 का काम इलेक्ट्रॉन को खींचना, CH3 का काम इलेक्ट्रॉन को दूर भगाना, ढकेलना। बात क्लियर हो गई? CH3 का काम इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस हो रहा है, अनुनाद। इसमें चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, दो बार दो जगह अनुनाद हो रहा है। यहां पर इसमें चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, चार्ज सिंगल डबल, 3 जगह अनुनाद ज्यादा हो रहा है। यहाँ एक ही जगह अनुनाद हो रहा है, यहाँ 2 जगह अनुनाद हो सकता है, यहाँ 3 जगह अनुनाद हो सकता है। तो अनुनाद ज्यादा बार हो रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी? सी की, फिर बी की, फिर ए की। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको कार्ब धनायन का स्थायित्व के जो क्वेश्चन है वो आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ रहे होंगे। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो देखें बच्चों, चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, एरोमेटिक है। 2 पाई और 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसमें कितना आ रहा है? 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो इससे कभी आएगा नहीं। n का मान आप 0 रखेंगे तब नहीं आएगा, n का मान 1 रखेंगे तब भी नहीं आएगा। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये क्या हो गया आपका? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल चार्ज, पूरे में अनुनाद है। 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है बच्चों? एरोमेटिक। ये क्या है? एरोमेटिक। n का मान आप 1 रखिए, तो 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक हो गया। और आपको पता है ये तो एरोमेटिक है नहीं, ये एरोमेटिक है नहीं, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कार्बोधनायन स्थायी होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी, ठीक है। इसमें देखें,
इसमें अगर देखें तो सब पर प्लस है। अच्छा, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्थायी, तो ये तो सबसे कम स्थायी होगा। ठीक है, सबसे कम स्थायी। सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? तो देखिए CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेंगे तो इसको मदद मिलेगी, राहत मिलेगी, क्योंकि ये तो बेसिक प्लस है, बेकारी है, कुछ भी नहीं है इसके पास। तो ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला होता है। अब ऑक्सीजन के पास होते हैं बच्चों लोन पेयर, पता है आपको, ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर रेजोनेंस के माध्यम से यहां तक भेजेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी तुलना में तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा। ये प्लस एम प्रभाव दर्शाएगा। ठीक है, ये प्लस एम प्रभाव दर्शाएगा। अब ये जो है ये कौन सा प्रभाव दर्शाएगा बच्चों? तो ये वाला जो है ये आपका दर्शाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन एल्फा कार्बन होता है, और उस पर जो हाइड्रोजन होगा तो एल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3। ठीक है, इस पर कुछ नहीं है, इस पर कुछ नहीं है। अब आप तुलना करके देखिए, ये तो वैसे रेस से बाहर हो गया था। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक ही नहीं है, ये एरोमेटिक है। इसमें अगर देखा जाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को यहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, इस पर कुछ नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में ये पीछे हो गया। अब इन दोनों में बात आई तो आपको पता है एरोमेटिक के बाद किसको चेक किया जाता है? एम प्रभाव को, मेसोमेरिक प्रभाव को। तो ये देखिए प्लस एम प्रभाव है, इलेक्ट्रॉनों को यहां तक पहुंचा रहा है, तो ये ज्यादा प्रभावशाली है। प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा प्रभावशाली है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में बी सबसे ज्यादा स्थायी, इसके बाद ए, इसके बाद सी, और सबसे लास्ट में डी। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसको देखें, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें अगर देखा आपने तो यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। ठीक है, ठीक। अब यहां तो ये सिंपल है, यहां ऑक्सीजन लगा हुआ है। आप अगर देखें तो चार्ज सिंगल लोन पेयर, भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अनुनाद होगा, रेजोनेंस होगा। चार्ज कोई भी आवेश हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, तब भी अनुनाद होगा। दूसरी कंडीशन, चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर कोई चार्ज हो, जैसे कि लोन पेयर है ये, तब भी क्या होगा? अनुनाद होगा। तो इसमें तो अनुनाद हो रहा है, चार्ज है, फिर सिंगल है, फिर लोन पेयर है। लेकिन यहाँ चार्ज सिंगल सिंगल, चार्ज सिंगल सिंगल, यहाँ अनुनाद नहीं हो रहा है। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों में ये रेजोनेंस के कारण सबसे ज्यादा स्थायी हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? ऑर्डर। अब इन दोनों में तुलना करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, यहां ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन है नहीं, यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है। अगर आप तुलना करें ऑक्सीजन और कार्बन में, विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। कार्बन और ऑक्सीजन में तुलना की, विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा। अब आप खुद सोचिए, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों से लगाव, ऑक्सीजन का ज्यादा है। जब ऑक्सीजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन से, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनों से लगाव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। तो इसका मतलब है ये -I प्रभाव दर्शाएगा, -I इफेक्ट दर्शाने लगेगा,
-I, मतलब इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा लगाव है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखेगा। इसकी तुलना में अगर कार्बन से देखा जाए तो कार्बन के पास तो एक तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत ऋणात्मकता कम होने से कार्बन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनों को यहां तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। इन दोनों में तुलना करके बता रहे हैं भाई इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये तो अपना लेके बैठ जाएगा, लेकिन यहां इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्लस तक पहुंचाएगा, तो दोनों में ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रभाव यहाँ शो हो रहा है, +I प्रभाव शो हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों को ये पहुंचाएगा, यहाँ तक पहुंचाएगा तो ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा A। इसके बाद C, भाई ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की तो पकड़ के रखेगा। इसमें इन दोनों में तुलना की तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की तुलना में कम है, तो ये कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनों को इस तक पहुंचाएगा, तो ये +I प्रभाव दर्शाएगा, ये -I प्रभाव दर्शाएगा। तो आपको जरूरत क्या होती है, इस तक इलेक्ट्रॉन पहुंचना चाहिए, ये तो बेकार ही है, तो इस तक इलेक्ट्रॉन कौन पहुंचा रहा है, A वाला, तो A ज्यादा स्थायी हो जाएगा, फिर इसके बाद C। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हमने आपको समझाया है कार्बोधनाइन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से क्वेश्चनों के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।